राम राम बच्चों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन आपको बता दिया था कि ये आपका चैप्टर है पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें कौन कौन से टॉपिक है। उसके बाद मैंने रिमूव टू करवाया था बेटा, पार्ट नंबर 1 की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, देख लीजिए। उसमें रोल नंबर 3 है, मतलब जो मैंने नियम करवाए हैं वो 3 तक करवाए हैं। अब रोल नंबर 4 हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए क्या है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे पार्ट नंबर 2 मैंने लिखा है, और बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है टू ईट, और यहाँ पे लिखा है खाना, और यहाँ पे लिखा है टू रन यानी दौड़ना। देखो इसे क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। क्यों? क्योंकि वर्ब से पहले टू आ गया, यानी यदि वर्ब से पहले टू आ गया और ना नी और ने जुड़ जाते हैं उन शब्दों में, जैसे खाना ना आया, दौड़ना ना आया, तो इसे इन्फिनेटिव बोलेंगे। ठीक है। देखिए रूल नंबर 4, जब दिए गए वाक्य का सब्जेक्ट कोई निर्जीव अथवा इनडिफाइंड प्रोनाउन हो तथा फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम etc ना आए, तब टू बी आए, तब सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि यदि सब्जेक्ट में इनडिफाइंड प्रोनाउन है या कोई निर्जीव है, और फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम, फॉर हिम ये ना आए, और सेंटेंस में टू बी आए, तो हम सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। जैसे देखिए सेंटेंस, दिस क्वेश्चन इज़ टू डिफ़िकल्ट टू बी सॉल्व। तो बच्चों ये है कि दिस क्वेश्चन इज़ सो, देखिए इस टू को हटाएंगे तो सो आएगा, सो डिफ़िकल्ट दैट, सब्जेक्ट में इट लगाएंगे क्योंकि देखो यहाँ पे बी आया, बी यहाँ पर, तो मैंने इट लगाया। इट सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, क्या बचा, ये तो हटा ही देंगे टू, यानी क्या बचा, बी सॉल्व। तो ये बना दिस क्वेश्चन इज़ सो डिफ़िकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व। अगला नियम पे चलते हैं बच्चों। अगला नियम है रूल नंबर 5, कि जब वाक्य में केवल टू प्लस एडजेक्टिव दिया हो, यानी केवल वाक्य में केवल एक ही टू आए, तब हम क्या करेंगे बच्चों की TW2 के स्थान पर या तो हम एक्सट्रीमली का यूज़ करेंगे, या ओवर का, या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का। देखिए एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यंत, ओवर का मतलब ज़्यादा, और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का मतलब हो गया उचित सीमा से परे। तो देखिए सेंटेंस है कि दिस इज़ टू इनोसेंट, तो इस टू को हटाएंगे, वाक्य में इसमें केवल एक ही टू आया, ये वाला TO2 नहीं आया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ बना सी इज़ एक्सट्रीमली इनोसेंट। या फिर मैं इसका दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका देखिए बच्चों क्या है। दूसरा तरीका है कि सी इज़ ओवर इनोसेंट, यानी मैं यहाँ पे ओवर भी लगा सकती हूँ। तीसरा तरीका सुनिए बच्चों, कि सी इज़ इनोसेंट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अगर मैं ओवर का या एक्सट्रीमली का यूज़ करूँगी तो TW2 के स्थान पर ही करूँगी, जबकि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का जो मैं यूज़ करूँगी वो एडजेक्टिव के बाद करूँगी, यानी टू को हटा दूँगी और बाद में लगा दूँगी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। आगे बात समझ में बच्चों? बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि TW2 अफर्मेटिव है या निगेटिव है, तो ये हमेशा जो सेंस देता है वो निगेटिव का देता है, ये निगेटिव ही होता है। देखिए ज़्यादा कहते नहीं, अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो यहाँ पे ओवर, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, एक्सट्रीमली, इनका सेंस भी तो यही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो बच्चों अति हर चीज़ की बुरी होती है, लिमिट हर चीज़ में अच्छी होती है, तो इसलिए जो सेंस दे रहा है वो निगेटिव दे रहा है, तो इसलिए ये जो TW2 है ये निगेटिव है। आगे बात समझ में बच्चों, कि जो टू है वो अच्छी चीज़ों के लिए नहीं आने का, समझ लेना। जहाँ पे ये टू आया है ना वो निगेटिव है शब्द, वो निगेटिव सेंस दे रहा है, पूरे सेंटेंस को निगेटिव है। हम उसे अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बोलेंगे कि वो पॉजिटिव है, नहीं, वो निगेटिव सेंस दे रहा है। आगे बात समझ में। अगला देखिए मैंने नोट में क्या लिखा है, कि यदि टू के बाद दिया गया इन्फिनेटिव निगेटिव हो, देखिए इन्फिनेटिव अभी मैंने बताया था वर्ब से पहले टू हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव सेंटेंस में बनता है। कहने का मतलब क्या है, देखो सी इज़ टू इंटेलिजेंट नॉट टू सोल्व दिस सम। देखिए टू से पहले नोट लगा है, अब तक क्या होता था कि ये वाला नोट जो है बच्चों ये नहीं आता था। जैसे ये बना सी इज़ टू इंटेलिजेंट टू सॉल्व दिस सम, सेंटेंस ऐसे होता था। तो पॉइंट में ये लिखा है कि टू के बाद दिया गया इन्फिनेटिव निगेटिव हो, इन्फिनेटिव तो है लेकिन ये कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, तो जो आंसर बनेगा बच्चों हमारा ट्रांसफॉर्मेशन वो पॉजिटिव सेंटेंस में बनेगा, यानी अफर्मेटिव बनेगा। कैसे? TW2 को हटाओगे तो सो लगाओगे, तो ये बना सी इज़ सो इंटेलिजेंट, इस टू को हटाओगे तो डैट आएगा, डैट के बाद सब्जेक्ट लिखना है, मैं सब्जेक्ट यहाँ से लिया यानी सी है तो सी। उसके बाद सेंटेंस में प्रेजेंट में है तो क्या लगाया, कैन। हम लगाते क्या थे, कैन नॉट या कुड नॉट, लेकिन अब बच्चों यहाँ पे खाली कैन लगाया हमने क्योंकि यहाँ पे नॉट आ चुका है। क्या बचा आगे, सॉल्व दिस सम। तो यदि वाक्य में नॉट हो तो हमें आंसर में नॉट नहीं लगाना है। आगे बात समझ में। अगला देखिए,
ये स्टार में मैंने लिखा है बच्चों कि कैन नॉट या कुड के स्थान पर, कुड नॉट, सॉरी यहाँ पे भी नॉट आएगा बच्चों, ठीक है, कैन नॉट या कुड नॉट। देखिए बच्चों, कैन नॉट या कुड नॉट के स्थान पर भाव के अनुसार डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, वुड नॉट, शुड नॉट आदि भी आ सकते हैं। कहने का मतलब बच्चों कि जैसे हम हिंदी बना रहे हैं तो सकता है, सकता था, ये सेंस आ रहा है तो कैन नॉट या कुड नॉट। लेकिन यदि भाव के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब भी चेंज कर सकते हैं, जैसे भाव प्रकट करेगा वैसे ही डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, हम इनका यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए अभी तक 12th क्लास में ऐसे सेंटेंस नहीं आए हैं, ना ही 11th क्लास में। 11th तो 12th क्लास का बोर्ड है बच्चों, तो बोर्ड में ही नहीं आए ये, तो 11th में भी इसलिए नहीं आते ये सेंटेंस। इसलिए मैंने ये नोट पॉइंट में लिख दिया है आपको कि ऐसे भी कंफ्यूज मत होना कि यदि सेंटेंस में लिखे हों ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, TW2 और 2 आया हो तो वो भी रिमूव टू और एडवर्ब टू के सेंटेंस है बच्चों। आगे बात समझ में? तो इसलिए मैंने ये पॉइंट लिख दिया है यहाँ पर, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। थैंक यू बच्चों।